2008 में एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता है और बस एक लाइन बोलता है, आई एम आयरन मैन। और इस एक लाइन के साथ एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU फेज 1 सुपर हीरोज का इंट्रो तो था ही, साथ ही एक नई फिल्म मेकिंग की बुनियाद था। यहाँ हर मोमेंट इस यूनिवर्स में मौजूद एक ईंट थी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो मोमेंट्स जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया को शक्ल दी। नंबर 1, आई एम आयरन मैन, एक हीरो का डिक्लेरेशन। मूवी 2008 में आई आयरन मैन। टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय है। उसकी स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाने का काम करती है। अफगानिस्तान में उसे कैप्चर कर लिया जाता है। इस दौरान वो एक प्रोटोटाइप सूट बनाता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। इस पूरी फिल्म में उसके आजाद होने की कहानी है। आखिर में जब वो वापस अमेरिका पहुंचता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका डायरेक्टली मीडिया के सामने कहना आई एम आयरन मैन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। ये MCU ओरिजिन का डिफाइनिंग मोमेंट था। बिना सीक्रेट आइडेंटिटी रखे एक सुपर हीरो अपनी असलियत बता रहा है। टोनी ने वो रिवील कर दिया जिस सच तक पहुंचने के लिए इस यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स कोशिश करते रहते हैं। ये बोल्ड मूव था। MCU इससे टोन सेट करता है, रियल और सरप्राइजिंग। उसने अपनी असलियत छुपाने की जगह सच्चाई को चुना। हालांकि बाद में ये उसके डाउनफॉल और रिडेम्पशन दोनों की वजह बनी। ये मोमेंट फैंस के लिए भी एक मेटा था। मार्वल कह रहा था हम अलग करेंगे। इस लाइन के बाद पूरा MCU इंटरकनेक्टेड हो गया। आयरन मैन एक एरोगेंट प्लेबॉय से एक रिस्पॉन्सिबल फिगर बना। ये सिर्फ एक माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं था, ये एक नए एरा की शुरुआत थी। नंबर 2, एवेंजर्स असेंबल। मूवी द एवेंजर्स 2012। लोकी अर्थ पर इन्वेड कर रहा होता है। US आर्मी, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकआई सब न्यूयॉर्क में फाइट कर रहे होते हैं। ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है। कहा नहीं जाता मगर इशारों इशारों में MCU बोल रहा है एवेंजर्स असेंबल। CGI, स्टेजिंग, कॉन्टेक्स्ट सब परफेक्ट है। वो 360 डिग्री कैमरा शॉट जहां आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकआई, ब्लैक विडो सर्कल में रेडी होते हैं, MCU हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रीप्लेड मूवमेंट है। ये सीन मल्टीपल सोलो फिल्म्स के थ्रू बिल्ड हुआ था। यहाँ सारे कैरेक्टर्स अपनी ईगो, डाउट और ट्रॉमा को साइड रखकर एक टीम बन जाते हैं। बैकग्राउंड में एवेंजर्स थीम पूरी एनर्जी के साथ ब्लास्ट करता है। ये शॉट काफी एपिक है। नंबर 3, लोकी का माइंड कंट्रोल। मूवी द एवेंजर्स 2012। लोकी के बारे में हम जानते हैं कि वो गॉड ऑफ मिसचिफ है, यानी शैतानी या शरारत का ईश्वर। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा अंदाजा होता है कि वो इंसानों को रूल करना चाहता है। हॉकआई लोकी के कंट्रोल में आ जाता है। फाइनली ये सीन टोनी, ब्रूस और स्टीव को एक टीम बनने के लिए ट्रिगर करता है। पहले एक दूसरे को घुमा फिराकर ताने मारते थे, लेकिन अब एक होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोकी का प्लान दिखाता है पावर करप्ट्स। साथ ही मैजिक वर्सेस टेक की थीम भी सामने आती है। लोकी जब बार्टन और सेल्विक का माइंड कंट्रोल करता है, उस सीन में MCU के डार्क टोन की झलक मिलती है। इससे लोकी की मैनिपुलेटिव पावर खुलकर सामने आती है। माइंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट साई-फाई के जरिए डर दिखाता है और लोकी उसका मास्टर है। इसके बाद फिल कॉल्सन की मौत होती है, जिससे टीम फाइनली सीरियस हो जाती है। ये मोमेंट दिखाता है कि लोकी एक गॉड तो है ही, एक साइकोलॉजिकल वॉरलॉर्ड भी है। नंबर 4, टोनी का स्पेस सैक्रिफाइस। मूवी द एवेंजर्स 2012। पोर्टल डिस्टेबलाइज हो रहा है। टोनी पोर्टल तक जाता है कुछ न्यूक लेकर। ये वो मोमेंट था जहां टोनी स्टार्क अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे सकता है सामने आता है। पहला MCU सैक्रिफाइस जहां हीरो सेल्फलेस एक्ट करता है। टोनी जब न्यूक लेके वर्म होल के थ्रू स्पेस में जाता है, उस सीन में आयरन मैन का आर्क पूरा होता है। एक सेल्फिश बिलियनियर से सेल्फलेस सेवियर बनने की कहानी। उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है, फिर भी वो वापसी के बारे में नहीं सोचता। इस एक्ट के बाद ही स्टीव रॉजर्स उसके लिए रिस्पेक्ट फील करता है। ये डिसीजन पूरी MCU जर्नी को इम्पैक्ट करता है एंड गेम तक। जब वो नीचे गिरता है, हल्क उसे बचाता है और पूरी टीम वाकई एक साथ आ जाती है। नंबर 5, मूवी थॉर 2011। थॉर को अर्थ पर भेज दिया गया है। वो अपनी स्ट्रेंथ, हैमर और जिम्मेदारी वापस लेना चाहता है। थॉर का एसगार्ड से मिडगार्ड यानी अर्थ आना, अपनी ताकतें गंवाना एक क्लासिक फॉलन गॉड का आर्क है। जब वो शील्ड के एजेंट से लड़ता है और फिर मोयनेर उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता, तो उस पल में उसका ईगो डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। ये मोमेंट थॉर के लिए रियलाइजेशन बन जाता है कि वो अभी तक वर्दी नहीं है।
कैरेक्टर वाइज ये एक इमोशनल लो पॉइंट है जहां से उसकी रिडेम्पशन जर्नी शुरू होती है। नंबर 6, आई कैन डू दिस ऑल डे, मतलब मैं पूरे दिन ये कर सकता हूँ। मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011। स्टीव रॉजर्स एक पतला कमजोर लड़का है, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत है। वो हर हाल में वर्ल्ड वॉर 2 में अपने देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन मिलिट्री उसके फिजिक की वजह से उसे बार बार रिजेक्ट करती है। बाद में उसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के लिए चुना जाता है, जहां उसे सुपर सोल्जर सिरम दिया जाता है। लेकिन जिस सीन की वजह से वो असली हीरो बनता है, वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का सीन है, जब वो अभी भी एक आम और कमजोर बॉडी वाला लड़का था। एक फाइट सीक्वेंस के दौरान उसे बुरी तरह से मारा जा रहा होता है, लेकिन स्टीव बार बार उठता है और बोलता है, आई कैन डू दिस ऑल डे, मैं सारा दिन ये कर सकता हूँ। इस डायलॉग में कोई ईगो नहीं है, ये उसकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। जब वो ये डायलॉग कहता है तो एक तरह से कसम खा रहा होता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो। देखा जाए तो ये मूवमेंट हम सबके लिए है। कभी हार मत मानो, हमेशा हिम्मत से काम लो। नंबर 7, बकी का गिरना, विंटर सोल्जर का डिफाइनिंग मोमेंट। मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011। स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है और वो हाइड्रा के खिलाफ लड़ रहा है। अपने बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स के साथ मिलकर वो वर्ल्ड वॉर 2 में मिशंस कंप्लीट करता है। दोनों की दोस्ती बचपन से है। बकी हमेशा स्टीव को प्रोटेक्ट करता आया है, लेकिन अब रोल्स रिवर्स हो गए हैं। अब स्टीव पावरफुल है और बकी उसकी टीम का एक सोल्जर। एक हाई स्पीड हाइड्रा ट्रेन मिशन के दौरान स्टीव और बकी एक फाइट में होते हैं। रेड स्कल के लोगों के साथ इंटेंस बैटल होती है। तभी एक पल आता है जहां बकी ट्रेन की एज पे होता है, फिर वो नीचे गिरता है। नीचे खाई है। स्टीव उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। बकी का गिरना स्टीव के लिए एक दोस्त को खोना तो है ही, इसके अलावा ये स्टीव के गिल्ट, पेन और ऑब्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। ये इमोशन उसके फ्यूचर डिसीजंस पर असर करते हैं। बकी की बॉडी कभी नहीं मिलती। ये एमसीयू की तरफ से एक हिंट होता है कि वो मरा नहीं है। फ्यूचर में वो विंटर सोल्जर बनकर लौटेगा, ब्रेन वॉश्ड, इमोशनलेस असैसिन। ये फॉल ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। नंबर 8, टेसरेक्ट का रिवील होना। मूवी द एवेंजर्स 2012। एक ग्लोइंग ब्लू क्यूब पहले आयरन मैन 2 में स्टार्क के लैब में एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया था। थॉर फिल्म में भी इनडायरेक्टली हिंट मिला था, लेकिन एक्चुअल में इसे प्रॉपरली दिखाया गया कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, जहां रेड स्कल इसे यूज करता है सुपर वेपन्स बनाने के लिए। अब एवेंजर्स में लोकी अर्थ पे आता है और उसका मेन टारगेट होता है यही टेसरेक्ट। मूवी की स्टार्टिंग में ही निक फ्यूरी शील्ड बेस में होता है और अनाउंस करता है, इट्स द टेसरेक्ट। ये एक एंशिएंट पावरफुल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी है और लोकी इसे चुरा लेता है। लोकी की एंट्री के बाद ही पता चलता है कि ये डिस्ट्रक्शन, मैनिपुलेशन और कॉस्मिक डेंजर का सोर्स है। टेसरेक्ट बन जाता है पहला इन्फिनिटी स्टोन, जिसे प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलता है। ये क्यूब बन जाता है एक मेटाफर, यही कि अगर आप ज्यादा पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो डिस्ट्रक्शन जरूर होगा। ये सब कुछ एंड गेम तक चलता है। इन्फिनिटी स्टोन्स, थानोस, सबकी शुरुआत इस एक क्यूब से होती है। There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if they could work together when we need them to fight the battles that we never could. एक आइडिया था कमाल के इन लोगों को साथ लाने का, ये देखने के लिए क्या ये साथ में काम कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो, और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं जो हम कभी नहीं लड़ सकते। फ्यूरी की स्पीच पूरे MCU फेज 1 को एक मिशन, एक आइडिया, एक विजन में कन्वर्ट करता है। निक फ्यूरी के जरिए मार्वल अपने रियल वर्ल्ड सिनेमैटिक विजन को डिफाइन कर रहा है। फ्यूरी जब कहता है रिमार्केबल पीपल, तो उसका मतलब है कमियों वाले लोग, लेकिन जिनमें पोटेंशियल है। आयरन मैन का ईगो, हल्क का गुस्सा, थॉर की अकड़, नताशा का गिल्ट, सब लोग अलग थे लेकिन टीम बनने के लिए तैयार हो गए। इन सब ने एक दूसरे की कमियों को पूरा किया और बेहतर बनाया। सो ये स्पीच क्लोजर के साथ साथ एक ऐसा बीज है जो आगे जाकर एज ऑफ अल्ट्रॉन, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर तक ग्रो करता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आपके फेवरेट MCU फेज 1 के मोमेंट्स कौन से हैं नीचे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगला फेज और भी बड़ा होने वाला है। ओके बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।